डायग्राम देख रहे हैं बेटा, वो डायग्राम जो है वो है हाउ टू फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। ये उसका डायग्राम। इसमें तुम्हें दो चीज नहीं देख, इस पूरे डायग्राम में तुम्हें पहले के मुकाबले जो सेल लिया जाता था उसमें तुम्हें दो तीन चीज डिफरेंट मिलेंगी। एक चीज ये डिफरेंट मिलेगी तुम्हें इसके अंदर कि तुम्हें यहां पर जो सेल मिलेगा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस तुम्हें ड्रॉ करना पड़ेगा, छोटा वाला, जो इससे पहले हमने किसी सेल में ड्रॉ नहीं किया। बोलो हाँ। इसके अलावा यहाँ पे तुम्हें K2 मिलेगी जो पहले और किसी डायग्राम में नहीं थी, और यहाँ पे तुम्हें रेजिस्टेंस RB2 मिलेगा जो पहले किसी डायग्राम में नहीं था। ये पूरा जो प्रोसेस है इंटरनल रेजिस्टेंस नापने का, ये दो स्टेप से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? दो स्टेप से, फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप। ठीक है, क्या है वो? ध्यान से देखना। लिखो स्टेप वन। स्टेप वन, K2 ओपन रहेगी। ये तो क्लोज कर ही देंगे K1। K1 अगर K1 को अगर क्लोज करेंगे तभी तो करंट फ्लो करेगा। तो पहला स्टेप जो है वो K2 को ओपन कर दिया। K2 अगर वहां से ओपन रहेगा तो क्या रेजिस्टेंस बॉक्स को आप सर्किट में लगा हुआ मानेंगे? बिल्कुल नहीं, वो सर्किट से बाहर लगेगा। तो स्टेप वन, K2 ओपन, एंड वी फाइंड आउट द बैलेंसिंग पॉइंट। देखो, एंड वी फाइंड आउट द बैलेंसिंग पॉइंट on the potentiometer wire, and we find out the balancing point on the potentiometer wire. Let that point is P1. Let that point is P1. मान लिया let that point is P1। मान लो कि वो पॉइंट कौन सा है? वो पॉइंट P1 है। let that point is P1। लेंथ A P1 is equal to L1, ये कहलाएगी बैलेंसिंग लेंथ। ये आपको पता है, ये कई बार आप कर चुके हो। ये क्या कहलाएगी? बैलेंसिंग लेंथ। अरे बोलो हाँ कि ना? ठीक। इफ K is the potential gradient, तो K टाइम्स ऑफ L1 is equal to E। क्या ये नहीं होगा? फर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से बताओ। Then we find out the balancing point such that point is कौन सा? P1। तो LAP1, L1 ये क्या होगी? बैलेंसिंग लेंथ। और K अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट है तो K टाइम्स ऑफ L1 क्या हो जाएगा? उस सेल का EMF। अब तुम कहोगे साहब कि ये बताइए सर कि आपने पहले जो लिया था उस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं था और यहां तो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो क्या प्रोसीजर वही होगा बैलेंसिंग लेंथ फाइंड आउट करने का? बिल्कुल, क्योंकि बैलेंसिंग पॉइंट तब मिल रही है जब सर्किट के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि सेल में इंटरनल रेजिस्टेंस है कि नहीं? क्योंकि जब सेल में करंट फ्लो नहीं करता तो उसके अंदर कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता और सेल के अक्रॉस उसका ईएमएफ ही मिलता है। याद करो, ईएमएफ इज द मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द सेल व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सेल। तो अगर इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस होता, इंटरनल रेजिस्टेंस ना होता, अगर हमने बैलेंसिंग पॉइंट एक बार निकाल ही लिया है यहां पर और करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ना सेल के अंदर जा रहा है, अभी तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स को तुम सर्किट से बाहर ही मानो। बोलो हाँ कि ना? अभी इस रेजिस्टेंस बॉक्स को सर्किट से क्या मानो? बाहर। तो ना तो करंट ऐसे फ्लो करेगा और ना करंट इसमें उल्टा फ्लो होके आएगा। तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि उस रेजिस्टेंस बॉक्स, उस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है कि नहीं? इमटेरियल। क्यों? क्योंकि करंट ही फ्लो नहीं कर रहा। तो बैलेंसिंग पॉइंट कहां मिला आपको? पॉइंट P1 के ऊपर। तो आपने A से लेके P1 तक की लंबाई को नापा और K अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट था तो K टाइम्स ऑफ L1 क्या हो गया? ईएमएफ ऑफ द सेल। ये हो गया स्टेप वन। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना के छोड़ दो। क्या मेरी बात समझ में आ गई सबको? ठीक, जल्दी से नोट करिए इसको। बिल्कुल ठीक। आप सुनना ध्यान से बेटा। स्टेप टू, स्टेप टू, स्टेप टू में उस रेजिस्टेंस बॉक्स RB2 वाली की K2 को क्लोज कर देंगे। स्टेप टू, K2 क्लोज्ड, और रेजिस्टेंस बॉक्स जो RB2 हमारे पास था उस पर हमने अपने मन से कोई रेजिस्टेंस लगा दिया, R रेजिस्टेंस जोड़ दिया। क्या आपको पता होगा कितना जोड़ा है आपने? बिल्कुल, आप ही तो लगा रहे हो उसको। तो क्या करेंगे कि K2 को क्लोज कर देंगे। देखना ध्यान से, मैं थोड़ा जूम कर रहा हूं।
यहां पर इस रेजिस्टेंस इस K2 को क्लोज कर देंगे और रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर यहां पर एक अपने मन से रेजिस्टेंस जोड़ देंगे, सर्किट ये बन जाएगा। बोलो हाँ कि ना। तो क्या अब ये सेल के अक्रॉस, अब सेल के अक्रॉस ये रेजिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? लगा हुआ माना जाएगा, क्योंकि सर्किट पूरा हो चुका है। बोलो हाँ कि ना। अरे बोलो हाँ कि ना। अब देखना ध्यान से, ये ए हो गया और इस पॉइंट को मैं बी मान लेता हूं, जहां पर हमने एक रेजिस्टेंस बॉक्स RB2 को लगा दिया है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब क्या करेंगे, हम दोबारा से बैलेंसिंग पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। स्टेप 2, K2 क्लोज and applying a resistance R in the resistance box RB2। लिखो फटाफट, स्टेप 2 K2 close, step 2 K2 close and applying a resistance capital R in the resistance box RB2 and applying a resistance capital R in resistance box कौन सा? RB2। we again find out the balancing point, we again find out the balancing point, we again find out the balancing point, we again find out the balancing point। और इस केस में सुनना मेरी बात ध्यान से, इस केस में बैलेंसिंग लेंथ हमेशा पहले से कम आएगी। क्यों आएगी अभी समझ में आएगा, मगर इस केस में बैलेंसिंग लेंथ पहले से कम आएगी। When we again find out the balancing point, let such point is P2। A से P2 तक की लंबाई को नापा, आपने बोल दिया उसको L2। के हमारे पास क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये हमारे पास क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो K टाइम्स ऑफ L2। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात शुरू होने वाली है, ये इसके EMF के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? समझने वाली बात देखो ध्यान से। अब जरा ध्यान से देखना बेटा, आप अगर बैलेंसिंग पॉइंट निकाल देते हो तो पोटेंशियोमीटर का वायर का पोटेंशियल ड्रॉप और सेल का पोटेंशियल ड्रॉप दोनों आपस में बराबर हो गए हैं। इसलिए ना तो करंट इसका इसमें फ्लो होके जाएगा, ना इसका करंट इसमें उल्टा वापस लौटेगा। मगर समझने की बात यह है कि सेल के पास अब एक नया सर्किट है। कौन सा वाला? ऊपर वाला। तो करंट बेटा इस सर्किट में तो फ्लो कर ही सकता है, इस सर्किट में तो करंट फ्लो कर ही सकता है। बोलो हाँ कि ना। सेल करंट इस पोटेंशियोमीटर वाले सर्किट में भले ना फ्लो करा पाए, या पोटेंशियोमीटर का वायर करंट इसमें वापस ना भेज पाए, मगर सेल जो है वो अपने इस एक्सटर्नल सर्किट के अंदर तो करंट फ्लो करा सकता है। बोलो हाँ कि ना। करा सकता है। क्यों? क्योंकि उसका बैलेंसिंग से कोई लेना देना नहीं है, वो तो एक अलग सर्किट है। जैसे आप गेट बंद कर दीजिए, मेन गेट को आप बंद कर दीजिए बाहर, तो बाहर का इंसान आपके घर में नहीं घुस पाएगा और घर का इंसान बाहर नहीं चला जाएगा। मगर मेन गेट पर जो आपने लॉक लगाया है वो आपको अपने कमरे से दूसरे कमरे से जाने पर नहीं रोक सकता, वो आपका इंटरनल सर्किट है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो उसी तरीके से जब आप पोटेंशियोमीटर वायर को बैलेंस कर रहे हैं, इस सेल के पोटेंशियल डिफरेंस को जब आप बैलेंस कर रहे हैं पोटेंशियोमीटर वायर के ऊपर, तो एक्सटर्नल सर्किट में करंट बैलेंस हो गया। बोलो हाँ कि ना। मगर इस इंटरनल में तो करंट फ्लो करेगा, और अगर इस सेल में करंट फ्लो कर रहा है, और इस सेल में अगर करंट फ्लो कर रहा है, इस सेल में अगर करंट फ्लो कर रहा है, तो सेल के अक्रॉस EMF नहीं मिलेगा, बल्कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, VAB, जिसको आप इस पोटेंशियोमीटर वायर के ऊपर बैलेंस कर रहे हैं। इन दिस केस यू आर नॉट बैलेंसिंग द EMF ऑफ द सेल, बिकॉज EMF तो तब होता जब सेल में करंट फ्लो ना कर रहा होता। यहां तो आपने उस सर्किट को एक्स्ट्रा प्रोवाइड करके इस रेजिस्टेंस बॉक्स RB2 में करंट को फ्लो करवा दिया, और रेजिस्टेंस बॉक्स RB2 में अगर करंट फ्लो कर जाएगा तो सेल अपने अक्रॉस EMF तो अप्लाई कर ही नहीं सकता, वो अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेगा। तो इन सेकंड केस यू आर नॉट बैलेंसिंग द EMF ऑफ द सेल, बट यू आर बैलेंसिंग द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल, यू आर बैलेंसिंग द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल। इसी वजह से अब इस दूसरे केस में
जो हम इक्वेशन बनाएंगे वहां पर k टाइम्स ऑफ L2 इज इक्वल टू E नहीं लिखेंगे, वहां लिखेंगे k टाइम्स ऑफ L2 इज इक्वल टू VAB, where VAB is the terminal potential difference of the cell when the current is being flowing through the resistance box RB2। तो सेकंड केस में आपने EMF बैलेंस किया कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बैलेंस किया, तो आंसर है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बैलेंस किया, और इस तरह से ये आपकी दूसरी इक्वेशन बन जाती है। क्या आपको मेरी बातें समझ में आई? बिल्कुल आई, बोलो हाँ कि ना। स्टेप 2, K2 close and after applying a resistance capital R in the resistance box RB2 we find out the balancing point। let such point is P2, LAP2, A से लेके P2 तक की लंबाई L2, बोलो हाँ कि ना। K अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट है तो K टाइम्स ऑफ L2 इज इक्वल टू VAB। नोट, इक्वेशन सेकंड लिखने के बाद लिखो नोट, in this case we are not balancing the EMF of the cell, we are not balancing the EMF of the cell on the potentiometer wire, but the terminal potential difference but the terminal potential difference of the cell because even if the cell is balanced, current is still flowing through RB2। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? current is still flowing through RB2। ठीक है, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड। E is equal to K times of L1 and VAB is equal to K times of L2। K से K कट गया तो E divided by VAB is equal to L1 upon L2, और इसको आप लिख लीजिए इस तरह से। और इस चीज का ध्यान हमेशा रहे कि दूसरे स्टेप के अंदर बैलेंसिंग पॉइंट हमेशा पहले वाले से कम पर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहां पर आप एक डिस्चार्जिंग सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बैलेंस कर रहे हो जो कि हमेशा ईएमएफ से कम होता है। बोलो हाँ कि ना, कि वो सेल तो डिस्चार्ज हो रहा है ना बेटा RB2 के थ्रू, इसलिए दूसरे वाले केस में बैलेंसिंग लेंथ हमेशा कम आएगी। अगर आपकी दूसरे केस में बैलेंसिंग लेंथ ज्यादा आ रही हो तो आपने कनेक्शन कुछ गलत कर दिए हैं और आप कुछ गलत एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इस तरह से चेक भी हो जाता है कि परमात्मा हमारा साथ दे रहा है कि नहीं दे रहा है। बात समझ में आ रही है? दूसरे वाले स्टेप के अंदर अगर आपकी बैलेंसिंग लेंथ ज्यादा आ जाए, समझ जाना कि परमात्मा ने आपका साथ छोड़ दिया है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और तुरंत अपने आप पर भरोसा करके दोबारा एक्सपेरिमेंट फॉलो कर लेना। ये चेक बता रहा हूं इसका, ठीक। अच्छा साहब, ये बात हमें समझ में आ गई। अब क्या करें? अभी तो इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं निकाला हमने, बिल्कुल नहीं। अब थोड़ी सी पुरानी बातें कर लेते हैं। V इज इक्वल टू E माइनस IR, कभी सुना है आपने? V इज इक्वल टू E माइनस IR, कभी सुना है आपने? सुना है साहब। इस केस में इसको लिख सकता हूं VAB इज इक्वल टू E माइनस IR। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वही चीज है, ठीक है। इसको मैं डिवाइड कर देता हूं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय VAB। ठीक है साहब, डिवाइड करो तो VAB डिवाइडेड बाय VAB इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय VAB माइनस I
इंटू आर डिवाइडेड बाई आई। अच्छा सुनो ध्यान से, वी ए बी डिवाइडेड बाई वी ए बी इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई वी ए बी इज इक्वल टू, यहां पर आएगा वी ए बी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब जरा देख लो मेरी तरफ, वी ए बी डिवाइडेड बाई वी ए बी इज इक्वल टू 1, वी ए बी ई डिवाइडेड बाई वी ए बी इज वही रहेगा ई ए बी माइनस, अब सुनना ध्यान से, वी ए बी क्या है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल। अब जरा इस डायग्राम को गौर से देखो, यहां पर तुमने आ गया ये, इस डायग्राम को गौर से देखो, वी ए बी तो किस पर अप्लाई हो रहा है? इस रेजिस्टेंस बॉक्स के ऊपर। इसमें ईएमएफ था, आई आर इसके अंदर ही ड्रॉप हो गया, तो बाहर कितना बचा? वी ए बी। वी ए बी किस पर अप्लाई हो रहा है? इस रेजिस्टेंस बॉक्स में। इस रेजिस्टेंस बॉक्स में कितना रेजिस्टेंस है? आर है, जो किसने लगाया था? आपने लगाया था। तो वी ए बी को क्या मैं आई इंटू कैपिटल आर लिख सकता हूं? हाँ, वी ए बी को आई इंटू कैपिटल आर बड़ा लिख सकता हूं? हाँ। आर क्या है? इस रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस किसने लगाया था? आपने लगाया था। तो क्या वी ए बी की वैल्यू आई इंटू कैपिटल आर नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। क्यों? वही पोटेंशियल डिफरेंस तो इस रेजिस्टेंस बॉक्स पे अप्लाई हो रहा है। सेल में कितनी ताकत थी? ई का ईएमएफ था, कितना अंदर लॉस हो गया? माइनस आई आर लॉस हो गया, तो कितना बचा? वी ए बी। वही वी ए बी तो यहां पर अप्लाई हो रहा है, किस पर? रेजिस्टेंस बॉक्स में। और रेजिस्टेंस बॉक्स में कितना रेजिस्टेंस है? कैपिटल आर है। इसलिए क्या मैं यहां पर ऐसा लिख सकता हूं? कैसा लिख सकता हूं? क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं, सुनना ध्यान से, आई आर डिवाइडेड बाय आई इंटू कैपिटल आर? कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। वेयर आर इज द रेजिस्टेंस इन आरबी टू। ये कौन सा रेजिस्टेंस है? आरबी टू में जो रेजिस्टेंस लगाया था, ये वो रेजिस्टेंस है। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अरे आनी चाहिए, बोलो हाँ कि ना। बिल्कुल सही। इससे बेटा देखो, आई से आई चल बसा, तो यहां पर आ गया 1 इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय वी ए बी माइनस माइनस आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। यही तो आएगा साहब। अरे बोलो हाँ कि ना। अब देखो ध्यान से, इस आर इधर ले आओ, इसको यहां पे ले आओ, तो ये आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा कितना? आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय वी ए बी माइनस 1। ये आ जाएगा आर कैपिटल आर ई डिवाइडेड बाय वी ए बी माइनस 1। यही तो आएगा बेटा। अब व्हाट इज ई डिवाइडेड बाय वी ए बी? ये L1 अपॉन L2 है, याद करो, ऊपर निकाला था L1 अपॉन L2। यहां से अल्टीमेटली हमारे पास आ जाएगा R इज इक्वल टू कैपिटल आर L1 अपॉन L2 माइनस 1। ये आपके पास फाइनल फॉर्मूला आ गया। देखो, कैपिटल आर आपने खुद लगाया था, स्टेप 1 की बैलेंसिंग लेंथ और स्टेप 2 की बैलेंसिंग लेंथ, इस ये तो पता हो आपको, तो आप स्मॉल आर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब फटाफट इसको नोट करते जाओ बेटा, जल्दी से।
हो गया साहब, लिख लिया आपने? किसी को बेटा इसमें डाउट हो मुझसे पूछ लो, हाथ उठाओ और मुझसे बात कर लो। किसी को डाउट नहीं है? क्या पढ़ा दिया मैंने? वाह, बात समझ में आ गई बेटा? चलो साहब, अब कुछ बातें कर ली जाए। सीबीएसई में आए हुए, आईएससी में आए हुए कुछ क्वेश्चंस कराता हूं मैं आपको, ठीक है, जो बिल्कुल इसके थ्योरी से बेस्ड हैं, बड़े इंपॉर्टेंट एलिमेंट्री क्वेश्चंस हैं वो, सुनो ध्यान से। अगर कोई आपसे पूछे एक बच्चा पोटेंशियोमीटर से एक्सपेरिमेंट कर रहा है ईएमएफ निकालने के लिए, और उसका बैलेंसिंग पॉइंट आ ही नहीं रहा है, इसके क्या रीजन हो सकते हैं? एक सवाल ये पूछा जाता है। दूसरा पूछा जाता है कि जो गैल्वेनोमीटर के साथ रेजिस्टेंस बॉक्स सीरीज में लगाते हैं उसका पर्पस क्या होता है? और इसी में सवाल जोड़ दिया जाता है कि अगर उस गैल्वेनोमीटर के साथ लगे हुए रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर मैं रेजिस्टेंस को घटाऊं या बढ़ाऊं तो क्या बैलेंसिंग पॉइंट पर कोई फर्क पड़ेगा? ये पूछा जाता है। फिर पूछते हैं व्हाट इज सेंसिटिविटी, और रियोस्टेट सेंसिटिविटी में क्या करता है? What do you mean by sensitivity of potentiometer, and what is the role of rheostat in the sensitivity of potentiometer? ये सवाल पूछे जाते हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन, if a student experimenting on potentiometer if a student experimenting on potentiometer is unable to find out a balancing point on the potentiometer wire, is unable to find out the balancing point on the potentiometer wire, is unable to find out the balancing point on the potentiometer wire, then explain the possible reasons. क्या मेरी बात समझ में आई बेटा? तो एक तो वो जो आप भी गलती कर सकते हैं लैब के अंदर, अगर आपने डायग्राम्स को बार बार बना के नहीं देखा तो आपसे भी ये गलती हो सकती है। वो गलती क्या है, सुनना ध्यान से। हमारे पास ये पोटेंशियोमीटर होता है, अब मैं यहाँ पे 3 वाला ही बना रहा हूं, ये मत कहना सब वो 3 वाला क्यों बनाया, 4 वाला क्यों नहीं बनाया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है बेटा, है तो ये पोटेंशियोमीटर ही, ए और बी वायर, ये ए है, यहाँ पर भी है, इससे क्या फर्क पड़ता है, वायर तो वही है। यहाँ पर ये ड्राइविंग सेल है, आपने क्या किया कि आपने इसको ऐसे जोड़ दिया, बैलेंसिंग पॉइंट अब नहीं मिलेगा साहब। आपने तराजू और वेट्स, तराजू के एक ही, टमाटर और वेट एक ही तराजू में रख दिया आपने, एक ही पैन के अंदर, तो बैलेंसिंग पॉइंट अब मिलने वाला नहीं है। देखो, जब भी कोई चीज मेजर की जाती है ना बेटा, हमेशा उसे अपोज करा के मेजर किया जाता है। जैसे आप लड़ाते हैं, पंजा लड़ाते हैं किसी से, आर्म रेसलिंग, तो एक का हाथ ऐसे होता है और एक का हाथ ऐसे होता है, ये आपका हाथ इधर करना चाहता है और ये आपका हाथ इधर करना चाहता है, बोलो हाँ कि ना? अपोजिंग है। पंजा कभी ऐसे नहीं होता है, चलो पंजा लड़ाएं, ये तो एक ही तरफ जाएगा, अरे बोलो हाँ कि ना? तो अगर ये दोनों सेल इस प्रकार लग गए कि एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से कनेक्ट हो गया, भले आप इसे उल्टा कर लो या इसे उल्टा कर लो, बोलो हाँ कि ना? तो ये दोनों अपोज करेंगे नहीं, जो कि आप जहां भी टच करेंगे ये दोनों मिलके उसके अंदर करंट फ्लो करा देंगे, अपोज नहीं कराएंगे। तो अगर सेल की पोलैरिटी आपने रॉन्गली कनेक्ट कर दी है तो बैलेंसिंग पॉइंट आपको मिलने वाला नहीं है। बस एक तार का फर्क है, नेगेटिव पॉजिटिव जोड़ दिया, पॉजिटिव नेगेटिव, सारा खेल खत्म हो गया। तुम्हें याद होगा दोनों का पॉजिटिव जोड़ते थे एक ही पॉइंट से, ए वाले पॉइंट से। यहां पे देखो, बैटरी ड्राइविंग सेल का पॉजिटिव जुटा हुआ ए से, मगर दूसरे वाले सेल का, ऑक्सिलरी सेल का नेगेटिव जोड़ दिया है कहां से, ए से। तो अब ये दोनों सेल जो है वो सपोर्टिंग बिहेवियर में आ गए बेटा, एक के पीछे एक, अभी अपोज कर ही नहीं सकते हैं।
तो बैलेंसिंग पॉइंट कहीं मिलेगा? कहीं मिलेगा ही नहीं। टमाटर और वजन एक ही रख दिया जाए पल्ले के अंदर, तराजू के अंदर, तराजू को भी बैलेंस होने वाला नहीं है। इसलिए बैलेंसिंग पॉइंट ना मिलने की एक वजह ये होती है। तो देखो रीजन 1, cells are connected in wrong polarity. Cells are connected with 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 wrong polarity. ठीक। दूसरा पॉसिबल रीजन क्या होता है? देखो सुनना ध्यान से। दूसरा पॉसिबल रीजन ये होता है देखो इसमें तो वास्तव में कायदे में मिलना चाहिए बैलेंसिंग पॉइंट, पोलैरिटी सही है। ये ए है और ये बी है। ठीक, यार सब कुछ ठीक, कनेक्शन बिल्कुल ठीक किया है, फिर भी नहीं मिल रहा है बैलेंसिंग पॉइंट, तो क्या हो सकता है? जरा सुनना ध्यान से। मान लो ये सेल जो है ये 10 वोल्ट का है और ड्राइविंग सेल आपने ले रखा है गलती से 5 वोल्ट का। तो अगर आप रियोस्टेट का रेजिस्टेंस 0 भी कर दें तब भी वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कभी 5 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ड्राइविंग सेल का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 5 वोल्ट। चेक करो, ड्राइविंग सेल कितने का है? 5 वोल्ट का। तो अगर आप रियोस्टेट का रेजिस्टेंस बिल्कुल भी 0 कर देंगे तब भी मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जो वायर के अक्रॉस हो सकता है वो 5 वोल्ट है। बोलो हाँ कि ना? इससे ज्यादा होगा ही नहीं। और जो सेल को आप बैलेंस कराना चाह रहे हैं वो कितने का है? 10 वोल्ट का है। तो अब किसी भी हालत में आप इस जॉकी को अगर यहां भी टच कर दोगे तब भी वायर का पोटेंशियल बेटा हार जाएगा और वो सेल जीत जाएगा। तो करंट हमेशा उसके हिसाब से फ्लो करेगा, करंट फ्लो करना बंद नहीं कर सकता है। बोलो हाँ कि ना? तो अब आपको बैलेंसिंग पॉइंट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है वो सेल जिसको आप बैलेंस कर रहे हो उससे कम पड़ गया। तो अगर आप किसी भी पॉइंट पर टच करते हो जॉकी को ए से लेके बी पॉइंट तक, तो अगर बी पर भी टच कर देते हो आप सबसे ज्यादा दूर, बी पर भी टच कर देते हो तो बी तक पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 5 वोल्ट, क्योंकि ये है ही सेल 5 वोल्ट का, इससे तो अप्लाई कर ही नहीं पाएगा। और ये कितने का है? 10 वोल्ट का। तो अब कहीं भी इसको टच कर दोगे तो हमेशा कौन सा सेल डोमिनेट करेगा? ये वाला सेल, और करंट इसके हिसाब से फ्लो करेगा, ये डिस्चार्ज करेगा। तो डिफ्लेक्शन जो है वो हमेशा लेफ्ट की तरफ दिखाई देगा आपको, और कभी भी बैलेंसिंग पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? अगर ड्राइविंग सेल का ईएमएफ आपने कम ले लिया, किससे? द ईएमएफ टू बी बैलेंस से, तो बैलेंसिंग पॉइंट कभी मिलने वाला नहीं है। सोचो अगर एक टमाटर जो आपने लिया है वो इतना भारी हो कि सबसे सबसे बड़ा वजन जो सब्जी वाले के पास है वो उससे भी भारी हो, तो आप वो सब्जी ले नहीं सकते। क्यों? क्योंकि एक टमाटर तो कम से कम लगाया जाएगा उसके ऊपर, और वही इतना भारी के सारे वजन भर गए उसके। बोलो हाँ कि ना? तो बैलेंसिंग पॉइंट मिलने का सवाल नहीं है, क्योंकि सबसे कम टमाटर वो क्या लगाएगा? एक टमाटर एक पैन के अंदर, और वो इतना भारी टमाटर है कि कितना भी वजन रख दो, जितना उसके वेट्स उसके पास मौजूद है, किस पे? सब्जी वाले के पास, वो रख दिए जाएं तभी वो बैलेंस होने वाला नहीं है। तो अगर ड्राइविंग सेल का ईएमएफ कम पड़ जाता है, किससे? ऑक्सिलरी सेल से, तो बैलेंसिंग पॉइंट नहीं मिलेगा। या फिर मान लो कि यहां पर 15 वोल्ट था, तो अब तो मिलना चाहिए बैलेंसिंग पॉइंट। हाँ अब मिलना चाहिए।
क्योंकि अब यहां से यहां तक का 15 वोल्ट है, तो यहां से यहां तक कहीं तो बेटा 10 वोल्ट आएगा कि नहीं आएगा, तो बैलेंसिंग पॉइंट मिलना चाहिए। मगर आपने क्या किया कि इस रियोस्टेट के रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया, आपने इस रियोस्टेट के रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया। अगर रियोस्टेट का रेजिस्टेंस यहां पे 0 था, तो यहां से यहां तक इस 15 वोल्ट के हिसाब से मैक्सिमम पोटेंशियल कितना होगा, 15 वोल्ट का होगा। मगर अगर आपने रियोस्टेट को रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, तो इस 15 वोल्ट में से अगर मान लो 10 वोल्ट इस रियोस्टेट के अक्रॉस ही हो गया और वायर को मिला सिर्फ कितना, 5 वोल्ट, तो फिर बैलेंसिंग पॉइंट ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे आप। बोलो हाँ कि ना, क्योंकि वायर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हमेशा इस वाले सेल से ज्यादा होना चाहिए। अगर आपका सेल ही छोटा है इस सेल से, तो भूल जाइए, पॉसिबिलिटी नहीं है। और अगर मान लीजिए सेल तो बड़ा है, मगर आपने रियोस्टेट में रेजिस्टेंस को ज्यादा करके रियोस्टेट में पोटेंशियल ड्रॉप को बढ़ा दिया है और वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कम पड़ गया, किससे, इस सेल की ईएमएफ से, तब भी बैलेंसिंग पॉइंट ऑब्टेन नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो इसमें दो बातें नहीं लिखेंगे हम, इस सेल का ईएमएफ छोटा रह जाए, हम सिर्फ इतना लिखेंगे कि अगर वायर के ऊपर पोटेंशियल ड्रॉप इस सेल के ईएमएफ से कम रह जाता है, भले वो किसी भी वजह से कम रह जाए, सेल ही छोटा हो या फिर सेल तो बड़ा हो मगर रियोस्टेट में रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया हो, तो दोनों केस में वायर का पोटेंशियल ड्रॉप इस सेल के ईएमएफ से अगर कम रह जाता है, तो बैलेंसिंग पॉइंट कभी ऑब्टेन नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे समझ में आया कि नहीं आया? तो हम इसमें लिखेंगे दूसरा रीजन 2, if the potential drop, if the potential drop if the potential drop across the potentiometer wire, if the potential drop across the potentiometer wire is less than the EMF to be measured, 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 then the balancing point will not be obtained. Then the balancing point will not be obtained. Then the balancing point will not be obtained. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा। What do you mean by sensitivity of the potentiometer? And how it can be changed? वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो उसके ऊपर। What do you mean by sensitivity of the potentiometer and how it can be changed? What do you mean by sensitivity of the potentiometer and how it can be changed? And how it can be changed? What do you mean by sensitivity of the potentiometer and how it can be changed? क्या मेरी बात समझ में आई? अब जरा सुनना ध्यान से। कोई चीज सेंसिटिव कब होती है? जब जरा से एक्शन में उसका रिएक्शन ज्यादा हो। दो बच्चे खड़े हैं आपके पास, ए और बी। ए को आप कर दो हप, वो रोना शुरू कर देता है, और बी को लगाओ एक थप्पड़ तो वो आप में उल्टा वापस मार दे। तो कौन ज्यादा सेंसिटिव बच्चा है आपके हिसाब से? पहला वाला। क्यों? क्योंकि वो जरा से डराने से रो गया। और दूसरा वाला जो है वो तो बड़ा, उसे फर्क ही नहीं पड़ा कुछ, आपने दिया तो उसने आप में दे दिया। बोलो हाँ कि ना? तो कौन ज्यादा सेंसिटिव है? पहला वाला, क्योंकि उसमें कम एक्शन में ज्यादा रिएक्शन मिल रहा है आपको। पक्की बात? ठीक साहब। अब बिल्कुल वैसे ही होता है पोटेंशियोमीटर। ठीक है, जो पोटेंशियोमीटर जितना कम ईएमएफ मेजर कर सके,
कम से कम, वो उतना ज्यादा सेंसिटिव माना जाएगा। जो पोटेंशियोमीटर जितना कम ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सके वो ज्यादा सेंसिटिव माना जाएगा। आपके घर में लगा हुआ है एक वोल्ट मीटर जो 230 वोल्ट 240 वोल्ट नाप लेता है, और दूसरा लगा हुआ है जो 1 मिली वोल्ट भी नाप लेता है, 2 मिली वोल्ट भी नाप लेता है। अगर 240 वोल्ट नापने वाले वोल्ट मीटर में अगर आप 1 मिली वोल्ट या 2 मिली वोल्ट लगाओगे उसमें फर्क नहीं मालूम पड़ेगा, उसके लिए एक सा मालूम पड़ेगा। मगर जो मिली वोल्ट नापने वाला वोल्ट मीटर है वो बहुत सेंसिटिव है। उसमें 1 मिली वोल्ट दोगे तो अलग डिफ्लेक्शन होगा उसका, 2 मिली वोल्ट अलग डिफ्लेक्शन होगा, तो मिली वोल्ट में डिफरेंशिएट कर रहा है। ऐसे ही अगर आप किसी गोल्ड स्मिथ के पास जाइए तो मिलीग्राम्स में नापता है गोल्ड को, मिलीग्राम्स के अंदर। मिलीग्राम क्या माइक्रोग्राम तक नाप सकता है वो, बोलो हाँ कि ना। और जब किसी ब्रिज के ऊपर से ट्रक्स निकाले जाते हैं तो वहां पर एक वेइंग स्केल होता है, बोलते हैं धर्म कांटा। अक्सर तुमने देखा होगा ट्रक्स पे लिखा धर्म कांटा लिखा रहता है अक्सर। तो वहां पर लोडेड ट्रक्स को खड़ा कराया जाता है और ट्रक का वजन लिया जाता है कि ज्यादा भारी ना हो, ताकि उसको परमिशन नहीं मिलेगी उस ब्रिज पे से पास होने के लिए। तो ब्रिजेस के आसपास हमेशा धर्म कांटे बनाए जाते हैं ताकि ब्रिज में से निकलने पर ये सेफ्टी रहे कि इतना भारी ट्रक नहीं है कि तोड़ देगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब तुम सोचो तुम गोल्ड स्मिथ के पास जाओ और उसके अंदर धर्म कांटा रखा हो, तो क्या काम करेगा? वो नहीं काम करेगा, क्योंकि उसमें कम से कम रीडिंग जो आती है धर्म कांटे में वो 10 किलो की आती है, और 10 किलो के मल्टीपल्स में आती है। 2-3 किलो तो उसमें मालूम पड़ने का गुंजाइश ही नहीं। तो कौन ज्यादा सेंसिटिव है मेजरिंग स्केल, गोल्ड स्मिथ वाला या धर्म कांटे वाला? ऑब्वियसली बात है गोल्ड स्मिथ वाला। बिल्कुल वैसे ही जो पोटेंशियोमीटर जितना कम पोटेंशियल डिफरेंस नाप सकता है वो उतना ही ज्यादा सेंसिटिव माना जाता है। तो लिखो, द स्मॉलर द पोटेंशियल डिफरेंस दैट कैन बी मेजर्ड, the smaller the potential difference that can be measured, smaller the potential difference that can be measured on the potentiometer wire, on the potentiometer wire, greater will be its sensitivity, greater will be its sensitivity, and which can be changed, and which can be changed by changing the resistance of the rheostat, which can be changed by changing the क्या, resistance of the rheostat, resistance of the rheostat। देखना, ये लगा हुआ है आपका rheostat और ये लगा हुआ है आपके पास सेल, ये इसका रेजिस्टेंस बॉक्स है गैल्वेनोमीटर, और ये इसका जॉकी। ये डायग्राम होता है बेटा पोटेंशियोमीटर का, बिल्कुल सही। अब जरा ध्यान समझना, मैंने यहां पर तुमको 400 सेंटीमीटर लंबे वायर वाला एक पोटेंशियोमीटर दिखाया जिसमें एक एक मीटर के 4 तार लगे हुए हैं। तो ए से लेके बी तक की लंबाई कितनी है वायर की? दैट इज इक्वल टू 400 सेंटीमीटर। ठीक है, बताओ हाँ कि ना, क्या कोई डाउट है इसमें? नहीं, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। ठीक, अभी मैंने यहां पर जो सेल इस्तेमाल किया है वो मैंने इस्तेमाल कर लिया है मान लो 1000 वोल्ट का फॉर एग्जाम्पल।
ड्राइविंग सेल मैंने इस्तेमाल कर लिया है 1000 वोल्ट का, और मैंने रियोस्टेट में रेजिस्टेंस को कर रखा है 0। बोलना पड़ेगा हाँ, ठीक सर। तो वायर के अक्रॉस कुल मिला के कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा? 1000 वोल्ट का, क्योंकि यहाँ पे रियोस्टेट में कितना रेजिस्टेंस है? 0, और 1000 वोल्ट का मैंने सेल लगाया हुआ। तो कुल मिला के बैटरी यहाँ पे 1000 वोल्ट की है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मैंने कितना का रखा है? 0। तो सारा का सारा ये पोटेंशियल ड्रॉप कहां पर होगा? इस ए से लेके बी तक के बीच में, ये ए और बी वायर के बीच में सारा पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। बोलना पड़ेगा हाँ। तो ये बताओ, VAB डिवाइडेड बाय LAB इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय 400, तो 2.5 वोल्ट पर सेंटीमीटर हुआ कि नहीं हुआ? तो हर एक सेंटीमीटर के ऊपर अगर गौर से सोचो तो 2.5 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है हर एक सेंटीमीटर के ऊपर। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब जरा एक बात सोचो बेटा, कि मैं आपको 2 सेल्स दूं, एक सेल हो 3.5 वोल्ट का और एक सेल हो 3.6 वोल्ट का, तो क्या तुम इस पोटेंशियोमीटर की मदद से उन दोनों को डिफरेंशिएट कर पाओगे कि कौन सा 3.5 वोल्ट का है और कौन सा 3.6 वोल्ट का है? नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि इसके हर एक सेंटीमीटर पे जब 2.5 वोल्ट का ड्रॉप है, तो 3.5 और 3.6 पॉइंट डेसिमल 1 प्लेस में यहां पर इसमें करने की काबिलियत नहीं है। ये कम से कम कितना पोटेंशियल नाप सकता है? 2.5, और उसके मल्टीपल्स नाप सकता है। बोलो हाँ कि ना? तो सबसे छोटा पोटेंशियल आप इस पर कितना मेजर कर सकते हो? 2.5 वोल्ट। इसकी मार्किंग जो है वो 1 वोल्ट 1 सेंटीमीटर पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है? 2.5 वोल्ट। तो आप किसी भी हालत में इसमें 3.5 और 3.6 के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। ऑलमोस्ट एक ही जगह पे क्या आ जाएगा? बैलेंसिंग पॉइंट। बोलो हाँ कि ना? तो लीस्ट अमाउंट ऑफ पोटेंशियल दिस पोटेंशियोमीटर कैन मेजर इज 2.5 वोल्ट। इससे कम नहीं कर सकता। अब मैं आपसे बोलूं कि यार एक काम करो, कुछ तरीका ढूंढो कि इस पर 1 वोल्ट का भी मेजर हो जाए, तो आपने क्या किया कि इस रियोस्टेट के रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया, और आपने इस रियोस्टेट के रेजिस्टेंस को बढ़ाया, और बढ़ा बढ़ा के रियोस्टेट के रेजिस्टेंस को आपने इतना कर दिया कि इस 1000 में से 900 वोल्ट तो इसी रियोस्टेट के अक्रॉस ड्रॉप हो गए, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस आपने रियोस्टेट का बहुत बढ़ा दिया। तो 900 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप जो था, 900 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप जो था, 1000 में से 900 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप तो आपने रियोस्टेट पे ही करवा लिया। अब कितना बचा? 100 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप, वो अब वायर के अक्रॉस हो जाएगा ए से लेके बी तक। बताओ हाँ कि ना? और अगर वो पोटेंशियल ड्रॉप VAB अब कितना हो गया बचा हुआ? 900 तो हट गए, 900 तो कहां पर हो गया? रियोस्टेट में। 1000 वोल्ट का कुल था, और रियोस्टेट का रेजिस्टेंस आपने इतना हाई कर दिया कि सारा ऑलमोस्ट पोटेंशियल ड्रॉप वहीं पर हो गया 900 वोल्ट के आसपास। तो कितना बचा? अब 100 वोल्ट का बचा। लंबाई अभी भी कितनी है उसकी? 400। गौर से देखो, कटने के बाद 1/4 वोल्ट पर सेंटीमीटर हो गया, यानी कि 0.25 वोल्ट पर सेंटीमीटर का पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। बोलो हाँ कि ना? तो अब 1 सेंटीमीटर पे नहीं, 4 सेंटीमीटर पर 1 वोल्ट का ड्रॉप होगा। तो आप बड़े आराम से इसके अंदर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आप इसमें 0.25 वोल्ट वाला भी सेल नाप सकते हो, और 0.25 वोल्ट के मल्टीपल में आप EMF नाप सकते हो। वहां पे नाप पा रहे थे आप कम से कम 2.5, और यहां नाप सकते हो आप 0.25 वोल्ट का। बोलो हाँ कि ना? तो आप समझ रहे हैं, आपने इसका एक तरह से लीस्ट काउंट बढ़ा दिया। क्या बढ़ा दिया आपने? लीस्ट काउंट। तो रियोस्टेट के रेजिस्टेंस को बढ़ाने से वायर का पोटेंशियल ड्रॉप कम हो जाता है। वायर का पोटेंशियल ड्रॉप कम होने से ये क्या है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कम हो जाता है, और पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होने से सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, लीस्ट काउंट भी चेंज हो जाती है। क्या बात समझ में आ रही है? तो रियोस्टेट का रेजिस्टेंस बढ़ाइए, VAB को कम करिए, और इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट को और कम कर दीजिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो अब ये 0.25 वोल्ट और 0.5 वोल्ट में भी डिफरेंशिएट कर लेगा। बोलो हाँ कि ना? 1 सेंटीमीटर पे 0.25 वोल्ट बैलेंस हो जाएगा, और 2 सेंटीमीटर पे 0.5 वोल्ट बैलेंस हो जाएगा। तो अब 1 वोल्ट जो है वो 4 सेंटीमीटर बैलेंस होगा। तो बड़े आराम से आप
फर्क पता कर सकते हैं 2.5 वोल्ट और 3 वोल्ट के सेल के अंदर। कर सकते हैं, कर सकते हो, पर इससे पहले वाले में ऐसा नहीं होगा। तो जितना कम पोटेंशियल डिफरेंस आप नाप सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर, वो डिवाइस उतनी ही ज्यादा सेंसिटिव कहलाती है। एंड सेंसिटिविटी कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस इन द रियोस्टेट। ध्यान रखना, सेंसिटिविटी कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द रियोस्टेट, डिक्रीजिंग द पोटेंशियल of the wire, decreasing the potential gradient and hence increasing the sensitivity of the potentiometer। क्या बात समझ में आई? तो लिखो, sensitivity of the potentiometer can be increased by increasing the resistance of the rheostat। by increasing the resistance of the rheostat, which decreases the potential drop VAB, which decreases the potential drop VAB, decreases the potential gradient। अब जो पहले सोचो, पहले 2.5 वोल्ट का सेल किस पे बैलेंस हो रहा था? 1 सेंटीमीटर पर, और अब वो कहां बैलेंस होगा बताओ? 1 वोल्ट 4 सेंटीमीटर पे बैलेंस होगा, 2 वोल्ट 8 सेंटीमीटर पे बैलेंस होंगे, 10 सेंटीमीटर पे जाके बैलेंस होगा। कौन सा सेल? 2.5 वोल्ट वाला, जो पहले सिर्फ 1 सेंटीमीटर पे बैलेंस हो गया। बोलो हाँ कि ना? which decreases the potential drop VAB, decreases the potential gradient, increases the balancing length। क्या बढ़ जाएगी इससे? बैलेंसिंग लेंथ। बोलो हाँ कि ना? increases the balancing length and hence increases the sensitivity of the potentiometer, and hence increases the sensitivity of the potentiometer। तो बड़ी सिंपल सी बात ध्यान रखनी है, पोटेंशियोमीटर को अगर और सेंसिटिव बनाना है तो रियोस्टेट का रेजिस्टेंस बढ़ा दो। एक तरह से ऐसा हो गया कि आपके पास एक स्केल है प्रिंटेड, उसमें सेंटीमीटर्स प्रिंट करे गए, तो आपकी मजबूरी है कि आपका जो लीस्ट काउंट है वो 1 सेंटीमीटर है। आप 1 सेंटीमीटर के मल्टीपल में सारे डिस्टेंस नाप सकते हो। बोलो हाँ कि ना? अगर आपको मिलीमीटर में नापना है या आपको माइक्रोमीटर में नापना है तो वो स्केल काम नहीं आने वाला। बोलो हाँ कि ना? तो आपको नया स्केल लेना पड़ेगा, कोई नई टेक्निक ढूंढनी पड़ेगी। मगर यहां पर आपके पास एक ऑप्शन है, अगर आपको बड़े सेल्स नापने हैं तो रियोस्टेट का रेजिस्टेंस 0 कर दीजिए, ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ होगा, बड़े सेल आराम से बैलेंस हो जाएंगे। और अगर आपको मिली वोल्ट वाले सेल नापने हैं तो आपको नया पोटेंशियोमीटर लेने की जरूरत नहीं है, बस रियोस्टेट के रेजिस्टेंस को बढ़ाते जाइए, वायर का ड्रॉप कम होता जाएगा, वायर का ड्रॉप कम होता जाएगा, उसकी सेंसिटिविटी बढ़ती जाएगी। इसलिए ये मल्टीपर्पज हो गया। इसकी रेंज को आप चेंज कर सकते हैं, कम वोल्टेज भी नाप सकते हैं और ज्यादा वोल्टेज भी नाप सकते हैं। ये वो तराजू नहीं है कि गोल्डस्मिथ पर अलग होगा और धर्म कांटे पे अलग होगा। धर्म कांटे वाले तराजू को आप गोल्डस्मिथ वाला तराजू बना सकते हैं। कैसे? रियोस्टेट के रेजिस्टेंस को चेंज करके। अरे बोलो हाँ कि ना? ये समझ में आ रही है बात? ये होता है बेटा। इस प्रकार ये पूरी थ्योरी आपकी समाप्त हो जाती है। अब ध्यान रखिएगा बेटा, जो बताने जा रहा हूं वो ध्यान से सुन लीजिए।